आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था रिगार्डिंग पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के हवाले से। आज हमने ये देखना है कि एक टेक्सोनॉमी बनाई थी फ्लेंज ने कि उसके थ्रू हम लोग कैसे डाटा के अंदर पैरेललिज्म को अचीव कर सकते हैं और क्या वो टेक्सोनॉमी है। देन पैरेललिज्म कैसे अचीव की जाएगी यूजिंग डिफरेंट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, इनिशियली तौर पे हमने ये देखा था कि जो कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो जो पहला कंप्यूटर था उसको वॉन न्यूमैन ने आर्किटेक्ट प्रपोज किया था। उसका आर्किटेक्चर अगर पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात करें तो या जो कि स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल के ऊपर काम करता था। तो 1945 के अंदर वॉन न्यूमैन ने ये आर्किटेक्चर प्रपोज किया था जिसमें स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था, जिसमें जो प्रोग्राम था और इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस और जो डाटा था वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के अंदर सेव कर सकते। इससे पहले हमारे पास स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं था और देन वर्चुअली तौर पे जितने भी तमाम कंप्यूटर्स हैं वो ये आजकल के वो यही वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है, तो बिल्कुल बेसिक सा एक आर्किटेक्चर था। अच्छा, तो वॉन न्यूमैन के अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें 4 कंपोनेंट्स थे, जिसमें एक मेमोरी थी और एक सीपीयू था। सीपीयू के अंदर जो थे 2 सब पार्ट थे, एक कंट्रोल यूनिट कहलाता था और एक एएलयू कहलाता था। देन वहाँ से सीपीयू से जो था कोई इनपुट आती थी, देन उसके अगेंस्ट सीपीयू उसको प्रोसेस करके कोई आउटपुट आता था। देन इसमें पहली दफ़ा मेमोरी का कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक तौर पे इंस्ट्रक्शंस और डाटा को सेव कर सकते। देन इसका आपको सब लोगों को आइडिया है कि ये क्या काम करता था। आजकल का जो कंप्यूटर है, जो पैरल कंप्यूटर है, वो कह सकते हैं बेसिकली तौर पे यही बेसिक डिज़ाइन आइडिया फॉलो करता है, मगर उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं उनको हम लोग 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास आजकल का पैरल कंप्यूटर बन जाए। अच्छा, देन हमारे पास पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर एक फ्लिंग टेक्सोनॉमी डेवलप की गई थी ताकि हम लोग क्लासिफाई कर सकें डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेलल कंप्यूटर्स या कंप्यूटिंग डिवाइसेस। और ये टेक्सोनॉमी 1966 के अंदर फ्लिंस ने डेवलप की थी। ये क्लासिफिकेशन है कि हम लोग पैरेलल कंप्यूटर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट उनके कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। और इसमें हम लोग मल्टी प्रोसेसर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं 2 डायमेंशंस के अंदर बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डाटा स्ट्रीम। अच्छा, पहली जो स्ट्रीम है उसमें हम लोग कहते हैं कि उसमें सिंगल डाटा स्ट्रीम होगी और सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगी, या ऐसे कहें कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, तो वो आपके पास SIST कहलाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल तौर पे वॉन न्यूमन का जो सिंगल कंप्यूटर आर्किटेक्चर था उसके अंदर। डाटा स्ट्रीम का मतलब ये है कि वहाँ पे आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो SISD ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट एक डाटा आप प्रोड्यूस कर सकते थे या सेव कर सकते थे, जो कि वॉन न्यूमन का सिंपल सा एक CPU कंप्यूटर था। देन इसके अलावा हमारे पास मैनी इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा हो सकता है, जिसके अंदर हम लोग पाइपलाइनिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं कि पाइपलाइनिंग के अंदर क्या होता है कि एक डाटा के ऊपर आप लोग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक टाइम पे प्रोसेस करते हैं, उसके अगेंस्ट एक सिंगल अमाउंट ऑफ डाटा हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन के बाद थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा की है, जो कि हमारे पास वेक्टर प्रोसेसिंग कहलाती है कि आपके पास जो डाटा है अब वो वेक्टर या जिसको हम लोग एरे कहते हैं उसकी फॉर्म के अंदर है। 2 डायमेंशनल डाटा है कि जिसमें रोज़ और कॉलम्स भी हैं। उनके उनके ऊपर अगर आपने सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी हो, कि जैसे सपोज़ आपने 2 एरेज़ को ऐड करना हो, तो वेक्टर प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास पैरेलल कंप्यूटरिंग चाहिए कि जिसमें क्या हो रहा है कि आपके पास मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स आ रही होंगे, उनको आपने जो प्रोसेस करना है बेस्ड ऑन सिंगल इंस्ट्रक्शन आपने प्रोसेस करना है। तो इस तरह के जो कंप्यूटर्स कहलाते हैं वो हमारे पास पैरेलल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा जो है वो मल्टी प्रोसेसर्स या मल्टी कोर आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं कि जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस और मल्टीपल डाटा एक ही टाइम पे प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये एक टेक्सोनॉमी डेवलप की थी फ्लिन के, जिसके अंदर हमारे पास हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं पैरेलल कंप्यूटर्स को। ठीक है, देन अगर बात करें इसमें पहली जो टेक्सोनॉमी थी जो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा थी, तो उसको जरा थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करें। तो वो कुछ इस तरह से था कि आपके पास एक सीरियल कंप्यूटर था जो कि पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता था।
इसमें क्या था कि आपके पास सिंगल इंस्ट्रक्शन आ रही थी, उसके अगेंस्ट सिंगल डाटा आपने स्ट्रीम आ रही थी। इसमें क्या था कि एक इंस्ट्रक्शन और एक डाटा वो सीक्वेंशियल तौर पे एग्जीक्यूट होता था, ठीक है? कि आपके पास जो प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर हम लोग ऐसे देखें डायग्राम के अंदर, आपके पास एक डाटा पूल है, मतलब मेमोरी है, मेमोरी से डाटा आया और एक इंस्ट्रक्शन आई, वो आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट के पास गई, दैट इज़ पीयू, जो कि आपके पास सीपीयू है। वो पीयू यहाँ पे वैसे आपको समझाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट है। अ, एक डाटा आया और एक इंस्ट्रक्शन आई, उसको जो एग्जीक्यूट किया वो आपके पास एसआईएसडी कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट किया, जहाँ पे आपके पास एक ही प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है। और इस तरह की जो एग्जीक्यूशन होती है उसको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक एग्जीक्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग अ, जो एग्जीक्यूशन साइकिल है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। एक सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंप्यूटर टाइप हम लोग कहते हैं, ठीक, जिसमें हमारे पास सिंगल कोर थी। देन उसके बाद फिर हमारे पास उसको हमने नंबर ऑफ कोर्स को इम्प्रूव किया, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा, या जिसको वेक्टर प्रोसेसिंग कहते हैं, कि आपके पास डाटा एक नहीं, मतलब वेक्टर की फॉर्म के अंदर है और वहाँ पे उसके अगेंस्ट आपने उसको एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स आ रही होंगी, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल कोर्स या मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, और जबकि जो इंस्ट्रक्शन पूल है वो एक ही है। तो इस तरह के प्रोसेसेस के लिए हमारे पास जो आर्किटेक्चर है वो मल्टी कोर आर्किटेक्चर हम लोग इस्तेमाल करते हैं या पैरेलल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो कंप्यूटर है या एसआईएमडी जो प्रोसेसिंग है, वो हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? देन इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो IBM 9000 सबसे मशहूर था, और थिंक मशीन CM2 ये प्रोसेसर एरे थी, और ये एक्चुअली प्रोसेसर्स उसमें लगे हुए थे मल्टीपल, और उसमें फिर हम लोग प्रोसेस करते थे इमेजेस को और ग्राफिक्स को। और जो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो भी उसमें जो जीपीयूज़ हैं वो भी ऑलमोस्ट यही SIMD के टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास SIMD की अगर बात करें तो यहाँ पे स्केलर और वेक्टर दो तरह की प्रोसेसिंग होती है। स्केलर प्रोसेसिंग मोड जो था वो ट्रेडिशनल मोड था, जिसमें एक ऑपरेशन प्रोड्यूस करता है एक रिजल्ट, और वो कह रहे हैं कि सीरियल एग्जीक्यूशन या को हम लोग कह सकते थे कि जिसमें जो डाटा है वो स्केलर फॉर्म के अंदर है, मतलब उसकी सिंगल वैल्यू है और उसके ऊपर एक सिंगल ही ऑपरेंड आपने परफॉर्म करना है। जैसे सपोज एक्स प्लस वाई दो वेरिएबल्स इनको आपने अगर ऐड करना है तो आपके पास ये स्केलर प्रोसेसिंग कहलाएगी। जबकि अगर आपके पास जो अगर डाटा हो वो चंक्स या जिसको हम लोग वेक्टर्स की फॉर्म में कहते हैं, अगर उस तरह हो और उसके अगेंस्ट आपने दो वेक्टर्स को अगर आपने ऐड करना हो, तो आपके पास जो उनकी प्रोसेसिंग हमारे पास जो चाहिए होगा मशीन में, हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा की मशीन चाहिए होगी, जो इसमें एक प्रोसेस जो सॉरी एक ऑपरेशन जो है वो मल्टीपल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो मल्टी इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा की है। मल्टी इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा के अंदर क्या है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, एक डाटा स्ट्रीम है, और उस सिंगल डाटा स्ट्रीम के ऊपर आपने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा, ये जो प्रोसेसिंग होगी, जो प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, वो इंडिपेंडेंटली तौर पे अपना इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। जबकि जो डाटा आएगी वो उनको एक ही डाटा स्ट्रीम फीड की जाएगी। इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं अगर उसकी बात करें तो जो अ, हमारे पास जितने भी आजकल पैरेलल कंप्यूटर एग्ज़िस्ट करते हैं वो इसकी एग्ज़ाम्पल ली जा सकती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं सिंगल सिग्नल स्ट्रीम के ऊपर, उसके एग्जांपल हम दे सकते हैं, या मल्टीपल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स अटेम्प्ट कर रहे हो किसी एक सिंगल कोडेड मैसेज को क्रैक करने के लिए, तो वो आपके पास मल्टी इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा की हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास फोर्थ और लास्ट टाइप की टेक्सोनॉमी के कंप्यूटर्स पाए जाते हैं पैरेलल के अंदर, वो मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा के हैं। उसमें क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ कोर्स भी ज़्यादा होते हैं और उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं और मल्टीपल डाटा आ रहा होता है। इस तरह की जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को आपने मल्टीपल डाटा स्ट्रीम को एक ही साथ एग्जीक्यूट करना होगा। इसमें जो कंप्यूटर्स फॉल करते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स फॉल करते हैं,
या मल्टी कोर पीसीज फॉलो करते हैं, या ऐसे जो क्लस्टर कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं कि जिधर हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी ज़्यादा आ रही होती हैं और नंबर ऑफ डाटा स्ट्रीम्स भी ज़्यादा होती हैं, या ऐसा कंप्यूटर जिधर आपके पास ज़्यादा यूज़र्स हों। इस एग्जांपल हम लोग आइडियली तौर पे सुपर कंप्यूटर्स लेते हैं या डाटा सेंटर्स लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, मल्टीपल यूज़र्स का डाटा एक ही टाइम पे हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनके ऊपर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। तो डाटा सेंटर इसकी बेस्ट एग्जांपल ली जा सकती है, या फिर आपके पास सुपर कंप्यूटर्स या क्लस्टर कंप्यूटर्स जो हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल ली जा सकती हैं। अच्छा, मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 मज़ीद क्लासिफिकेशन बन सकती हैं बेस्ड ऑन द मेमोरी आर्किटेक्चर। तो अगर मेमोरी आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारे पास शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर हो सकता है। शेयर्ड मेमोरी के अंदर ये होगा कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, सीपीयूज़, वो एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहे होंगे। अगर इस तरह का कोई आर्किटेक्चर बनता है, वो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर कहलाएगा, ठीक है? जो यूजुअली हमारे पास मल्टी कोर जो सीपीयूज़ हैं या जो लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, उसके अंदर यही फॉलो किया जाता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ कोर्स होती हैं, वो क्वाड कोर या ऑक्टा कोर आपके पास प्रोसेसर होता है, मगर जो मेमोरी स्पेस है उसके पास वो एक ही होती है। वो जो सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, वो एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं। अगर आपका इस वक़्त कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। शेयर्ड मेमोरी के अलावा हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी आर्किटेक्चर है, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के अंदर ये होता है कि हमारे पास अब जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, हर प्रोसेसिंग यूनिट की अपनी डेडिकेटेड मेमोरी स्पेस होगी, और वो सारे जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो आपस में थ्रू इंटरनेट कनेक्ट वो कनेक्ट होंगे या शेयर करेंगे इंफॉर्मेशंस को और सारे एग्जीक्यूशन साइकिल को। तो इस तरह का जो हमारे पास आर्किटेक्चर बनता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का बनता है कि जिसमें जो मेमोरी लोकेशन है वो एक जगह पे शेयरिंग नहीं हो रही, हर सीपीयू यूनिट की जो है वो डेडिकेटेड मेमोरी है। और या ऐसे एग्जांपल ली जा सकती है कि आपके पास सपोज़ आपके पास एक सिस्टम है, उसके अंदर सिंगल कोर लगी हुई है, एक सिंगल प्रोसेसर है और उसके पास एक ही मेमोरी होती है। तो ऐसे आपने 5 या 6 पीसीज़ को अगर कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का आर्किटेक्चर रहता है कि हर डेस्कटॉप के पास अपनी मेमोरी है, और वो उसके पास सिंगल कोर भी है या मल्टी कोर भी हो सकता है। तो उसको जो है वो उन उन ऐसे पीसीज़ को आपने कनेक्ट कर लिया एक-दूसरे से, और वो जो भी उनके पास एग्ज़ीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन आएगी वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे लोड को। तो इस तरह का जो आपके पास आर्किटेक्चर बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का आर्किटेक्चर बनता है। यूजुअली इस तरह की एग्ज़ाम्पल जो है वो क्लस्टर कंप्यूटिंग की दी जाती है। अच्छा, शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी को ज़रा अगर थोड़ी प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से हम लोग देखें, तो शेयर्ड मेमोरी के अंदर अगर एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की एग्ज़ाम्पल ली जाए, तो प्रोड्यूसर का काम ये होता है इस प्रोसेस की ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से बात करें तो प्रोड्यूसर का काम ये होगा कि डाटा को प्रोड्यूस कर रहा होगा। कंज्यूमर वो जो प्रोसेस होता है वो आपके पास जो डाटा आएगा फ्रॉम द प्रोड्यूसर उसको यूटिलाइज़ करते हुए कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा या उसको कंज्यूम करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्लाइड पे कोई इश्यू तो नहीं? अच्छा, यहाँ पे आप जैसे से देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसने एक वेरिएबल ए वो 10 वैल्यू असाइन की, देन पास कर दिया। यही वैल्यू जो है वो कंज्यूमर वो उसी वैल्यू को यूज़ कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो मेमोरी है ए जो हमने असाइन की है और उसको वैल्यू को असाइन की है, तो इसको वो प्रोड्यूसर भी यूटिलाइज़ कर रहा है और इसी को कंज्यूमर भी यूटिलाइज़ कर रहा है। तो ये जो मेमोरी स्पेस है ये तो सिंगल है। तो मेमोरी स्पेस को दोनों यूटिलाइज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है कि आपके पास जो शेयर्ड मेमोरी है उसमें हमने मेमोरी एलोकेट कर दी थी, प्रोड्यूसर ने एलोकेट कर दी ए इक्वल्स 10, और कंज्यूमर उसी मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज़ कर रहा है। तो ये दोनों जो एग्जीक्यूशन हो रही है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, मगर एक ही मेमोरी स्पेस को वो शेयर कर रहे हैं। अगर इसके बजाय इसको अगर हम लोग देखें मैसेज पासिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के केस के अंदर, तो प्रोड्यूसर की अपनी मेमोरी होगी, कंज्यूमर की अपने पास मेमोरी होगी।
अगर प्रोड्यूसर ने कोई डाटा प्रोड्यूस किया तो वो सेंड करेगा टुवर्ड्स द कंज्यूमर, ये एक और प्रोसेसर है। देन वो रिसीव करेगा और देन उसके जो रिसीविंग पैरामीटर्स होंगे उसको यूटिलाइज़ करते हुए वो फिर अपनी प्रोसेसिंग करेगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर ने ए मेमोरी अपनी में से 10 एलोकेट किया उसको, ए वेरिएबल को, देन उसने वो सेंड कर दिया टुवर्ड्स द कंज्यूमर ताकि वो भी उस वैल्यू को यूटिलाइज़ कर सके। उसने वहाँ से एक और वेरिएबल के थ्रू उसको उस वैल्यू को रिसीव किया, देन उसने अपनी मेमोरी के अंदर उसको प्रोसेस किया। तो इस तरह की जो प्रोसेसिंग है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के अंदर कहलाती है, जहाँ पे हम लोग मैसेज पासिंग के थ्रू अचीव करते हैं पैरेलल, ये दोनों नो डाउट पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, शेयर्ड मेमोरी भी और मैसेज पासिंग भी। मगर यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी के अंदर जो है वो हम लोग मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं अमंग द प्रोसेसर्स, जबकि मैसेज पासिंग या डिस्ट्रीब्यूट मेमोरी के केस के अंदर हम लोग जो लोकेशन हमने लोकेट की है मेमोरी के अंदर उसको हम लोग सेंड कर रहे हैं दूसरे प्रोसेसर्स को ताकि वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें अपनी मेमोरी स्पेस में से। कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं, अगर या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो भी। सर अभी तक ओके। अच्छा, देन इस कोर्स के अंदर हम लोग कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ। इधर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सुपर कंप्यूटिंग या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे लार्ज या फास्टेस्ट कंप्यूटर्स जो कि लार्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, या ऐसी कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो कि एबिलिटी रखती हो कि वो लार्ज कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। देन यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे इस कोर्स के अंदर आगे जाके, नोड का। नोड का वर्ड आप लोगों ने शायद नेटवर्क्स के अंदर या बाकी और कोर्सेज के अंदर भी इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पे जो नोड का वर्ड होगा उसका मतलब ये है कि स्टैंड अलोन पीसी या स्टैंड अलोन कंप्यूटर, और उस स्टैंड अलोन या पीसी या कंप्यूटर या नोड के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टीपल सीपीयूज, मल्टीपल कोर्स, मल्टीपल मेमोरी, मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे नोड्स को हम लोग अगर कंबाइन कर लें या उनका नेटवर्क बना के उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर हमारे पास एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी बन जाती है। ठीक है, या उसको हम लोग कहें कि एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमारे पास बन जाती है। अच्छा, देन उस नोड के अंदर बात करें तो हमारे पास सीपीयू होता है, या जिसको हम लोग सॉकेट से भी बाज़ दफ़ा कहते हैं, या बाज़ दफ़ा प्रोसेसर भी कहते हैं, या बाज़ दफ़ा कोर भी कहते हैं। सीपीयू काफ़ी पुराना टर्मिनोलॉजी थी। ठीक है, वो एक सिंगुलर एग्जीक्यूशन कंपोनेंट था। देन मल्टीपल सीपीयूज़ हमने इनकॉर्पोरेट या मल्टीपल प्रोसेसर्स हमने एक नोड या एक पीसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किए। ठीक है, देन हमने ये भी देखा है कि जो एक सीपीयू था उसको हमने डिवाइड भी किया है मल्टीपल कोर्स के अंदर ताकि यूनिक एग्जीक्यूशन यूनिट बन सके। या अगर बात करें जो सॉकेट होती है, सॉकेट के अंदर मल्टीपल कोर्स होते हैं। ठीक है, अगर सॉकेट का मतलब वो चिप है जिस पे आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स लगे होते हैं। अगर हम लोग बात करें अपने लैपटॉप्स की या डेस्कटॉप्स की तो हमारे पास जो प्रोसेसर्स हैं वो क्वाड कोर या डुअल कोर या ऑक्टा कोर होते हैं, मगर जो सॉकेट होती है वो एक होती है। अगर आप वैसी मल्टीपल सॉकेट्स लगा लें तो आपके पास किसी नोड के अंदर, तो वो जो नोड है वो आपके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की नोड बन जाती है। या मल्टीपल सॉकेट्स को आप कंबाइन करके कोई सिस्टम बना लें तो वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का सिस्टम बन जाएगा, कि जिसके अंदर मल्टीपल सीपीयूज़ भी होंगे, मल्टीपल कोर्स भी होंगे। ठीक है, तो सॉकेट का वर्ड ये था। अच्छा, इस सारे को ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थ्रू डायग्राम। अच्छा, जब आप मदरबोर्ड या अपना ये डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से सिनेरियो नज़र आ रहा होता है। ये जो चीज़ आपके पास, ये जो ग्रे कलर का जो आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही होती है, इसको हम लोग कहते हैं कि आपके पास
सॉकेट है, ठीक। यहाँ पे चूँकि 2 सॉकेट्स लगे हुए हैं, एक सॉकेट के अंदर मल्टीपल कोर्स होते हैं या प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। जी, जी, क्या कह रहे हैं? ओके। एक सॉकेट के अंदर मल्टीपल कोर्स या मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं, ठीक। देन ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आपके पास इसको क्या कहते हैं? ये दूसरी चीज़ मैंने हाइलाइट की है। हाँ जी। सर ये एरो के साथ हाईलाइट किया हुआ है, आप इसका कुछ? ये एक तो ये मैंने ग्रे हाइलाइट किया हुआ है ना, इसको हम लोग सॉकेट कहते हैं, इसके अंदर मल्टीपल कोर होते हैं। दूसरा ये जो मैंने ब्लैक के अंदर ये रेड से हाइलाइट किया, एरो तो इसको ये यहाँ पे बताने के लिए तस्वीर में लगा दी है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो अब रेड में जो हाइलाइटेड है ये वाली। ये चीज़ तो हमारे पास इधर रैम्स होती हैं, ये रैम यहाँ पे लगी होती है, ठीक है। देन इधर जो है वो हमारे पास जीपीयू लग सकता है, ठीक। अच्छा, इस सारे को मिलके जो हमारे पास ये यूनिट बना, ये एक नोड बनी है। ये जो आपके पास एक डब्बा नज़र आ रहा है राइट साइड पे, ये एक नोड बनी है। इस नो ऐसे ही आप मल्टीपल नोड्स को कंबाइन कर लें तो आपके पास एक सुपर कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मज़ीद टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो हम लोग इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि एक वर्ड आएगा टास्क। उस टास्क का मतलब ये है कि कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट या ऐसा प्रोसेस जो कि कंप्यूटेशनल वर्क रिक्वायर करता है, वो हमारे पास टास्क कहलाएगा। अच्छा, तो जो टास्क होता है वो एक टिपिकली एक प्रोग्राम या एक प्रोग्राम जैसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। उस टास्क को या उस प्रोसेस को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू मल्टीपल सब टास्क, जिसको हम लोग थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है। देन एक पैरेलल प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि मल्टीपल टास्क को हम लोग मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर रन कर सकें। अगर ऐसा कर सकेंगे तो हमारे पास ओवरऑल एग्जीक्यूशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। देन पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट था। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बता दिया था कि पाइपलाइनिंग में क्या करते हैं कि हम लोग एक टास्क को स्मॉलर स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रोसेसर यूनिट्स, और जो इनपुट स्ट्रीम होती है वो जस्ट लाइक एन असेंबली लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरह की ये हमारे पास एक टाइप ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग को अचीव करने का एक तरीका है। देन हमारे पास शेयर्ड मेमोरी होती है। शेयर्ड मेमोरी की टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे होगा कि ये हम लोग स्ट्रिक्टली हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे कि ऐसा मेमोरी आर्किटेक्चर कि जिसमें मल्टीपल कोर्स हों, और मल्टीपल कोर्स जो हैं वो एक मेमोरी स्पेस को आपस में शेयर कर रहे हों फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा या फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर इस तरह का कोई आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा हुआ तो हमारे पास वो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर होगा, जिसमें लॉजिकली तौर पे एक ही मेमोरी है, सॉरी फिजिकली तौर पे एक मेमोरी एग्जिस्ट करती है, उसको जो प्रोसेसर्स हैं वो आपस में शेयर करेंगे। अगर इस तरह का कोई आर्किटेक्चर हुआ मेमोरी का तो हमारे पास शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। फिर हमारे पास एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर्स। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर्स का मतलब ये है कि जो शेयर्ड मेमोरी हार्डवेयर है उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और वो सिंगल एड्रेस स्पेस को शेयर कर रहे हैं, और वो उनका जो आर्किटेक्चर है उन प्रोसेसर्स का वो बिल्कुल सिमिलर है। अगर ऐसा आर्किटेक्चर हुआ, ऐसे प्रोसेसर्स हुए तो उनको हम लोग सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर्स कहते हैं। यूजली होता भी यही है कि आपके पास जो शेयर्ड मेमोरी के सिस्टम्स होते हैं, या जैसे हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो गए, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास मेमोरी स्पेस तो एक होती है, मगर वहाँ पे क्वाड कोर या डुअल कोर सिस्टम होते हैं, तो उधर वो जो प्रोसेसर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं।
तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग सिमेट्री मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। देन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हर जो प्रोसेसर होता है उसकी एक डेडिकेटेड फिजिकल मेमोरी होती है, और जो वो प्रोसेसर यूनिट्स होते हैं वो आपस में जो एग्जीक्यूशन के जो उनके पास टास्क आते हैं उनको लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग के थ्रू या सेंड और रिसीव के मेथड के थ्रू या मैसेज पासिंग के थ्रू वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। देन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट मेमोरी के अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होती है इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो पैरेलल टास्क जिसको हमने या एक ऐसा टास्क जिसको हमने डिवाइड कर लिया है मज़ीद सब टास्क के अंदर, उसको हम लोग पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसने आपस में अगर डाटा एक्सचेंज करना हुआ या प्रोसेसर्स ने आपस में डाटा एक्सचेंज करना हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेटर्स या कम्युनिकेशंस के मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। शेयर्ड मेमोरी के अंदर भी डाटा को कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हो सकती है, जैसे अमंग मल्टीपल थ्रेड्स या अमंग मल्टीपल प्रोसेसर्स भी वो डाटा कम्युनिकेट कर सकता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है वहाँ पे जितनी भी प्रोसेसिंग है वो तो कम्युनिकेशन की बेस के ऊपर ही होगी। देन हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल टास्क एक टाइम पे एग्जीक्यूट करने हैं तो जो प्रोसेसर्स हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड होंगे ताकि वो जो लोड उनके पास या जो प्रोसेस आ रहा है उसको इक्वली तौर पे डिवाइड कर सकें और एक ही टाइम पे आ, जो अपना एग्जीक्यूशन साइकिल है वो कंप्लीट कर सकें। उसके लिए फिर प्रोसेसर्स को आपस में सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, और सिंक्रोनाइजेशन यूजली इन्वॉल्व करती है कि एटलीस्ट वन टास्क जो है वो आपके पास वेटिंग के अंदर होता है। जो एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा था और बाकी जो टास्क होते हैं वो वेटिंग के अंदर होते हैं, और नो डाउट इसमें पैरेलल एप्लीकेशंस के लिए एक एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर वॉल लॉक या ब्लॉकिंग का सिस्टम हो जाता है, मगर यहाँ पे एसिंक्रोनस एप्लीकेशन भी हमारे पास वर्क कर सकते हैं। देन अगर हमने मैयर करना हो कि कितने कम्युनिकेशन इवेंट्स हुए हैं तो उसके लिए हमारे पास फाइन या कोर्स का एक क्वालिटेटिव मैयर होता है कि जो कि रेशियो ऑफ कंप्यूटेशन अगेंस्ट द कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन के अंदर कितना टाइम लगा, कम्युनिकेशन अमंग द प्रोसेसर्स या अमंग द थ्रेड्स उसमें कितना टाइम लगा, या प्लस जो कंप्यूटेशन का टाइम है। कंप्यूटेशन का टाइम मतलब ये एग्जीक्यूशन टाइम कितना था और कम्युनिकेशन टाइम कितना था, उसको अगर मैयर करें क्वालिटेटिव मैयर के थ्रू तो हमारे पास वो ग्रैनुलरिटी कहलाता है। ग्रैनुलरिटी के अंदर अगर बात में तो दो तरह के हमारे पास सिनेरियो होते हैं। एक होता है कोर सिनेरियो के, तो कोर सिनेरियो में ये होता है कि आपके पास जो कंप्यूटेशनल वर्क होता है वो ज़्यादा होता है और कम्युनिकेशन टाइम जो होता है वो कम होता है। अगर इस तरह का हुआ तो ये हमारे पास कोर्स ग्रैनुलरिटी कहलाती है। फाइन ग्रैनुलरिटी वो होगी कि जिसमें हमारे पास कंप्यूटेशनल टाइम कम है कम्युनिकेशन इवेंट्स के दरमियान में, तो वो आपके पास फाइन ग्रैनुलरिटी कहलाती है। ये क्वालिटेटिव मैयर है। हमारी जो कोशिश होती है वो होती है कि फाइन ग्रैनुलरिटी को अचीव किया जाए कि जो कम्युनिकेशन टाइम है वो भी कम से कम हो और जो कंप्यूटेशन टाइम है वो भी कम से कम। देन अगर हम लोग स्पीड अप की बात करें, स्पीड अप कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो स्पीड अप ये होता है कि अगर एक आपके पास टास्क है, उस टास्क को अगर आप सीरियल के अंदर एग्जीक्यूट करें तो कितना टाइम लगेगा, और उसको अगर पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट करें तो कितना टाइम लगेगा। इन दोनों का अगर रेशो ले लिया जाए तो आपके पास वो स्पीड अप होता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास सपोज एक टास्क आया, उसको अगर आप सीरियल कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करते तो आपको सपोज 1 सेकंड लगता। ठीक है, उसी टास्क को अगर आपने पैरेलल कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट किया या पैरेलल एग्जीक्यूशन की उसकी, तो आपको वो 0.5 सेकंड के अंदर वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर रेशो ले लिया जाए तो आपके पास जो स्पीड अप आएगा वो आएगा 2। तो आपके पास जो परफॉर्मेंस आपको जो स्पीड अप इम्प्रूव मिला वो 2x की आपको परफॉर्मेंस स्पीड अप मिला। तो स्पीड अप हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा स्पीड अप। इसका स्पीड अप का फार्मूला आगे आएगा। जो ये तो बिल्कुल बेसिक सा स्पीड अप था, इसके अलावा भी हम लोग स्पीड अप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमारे पास एक आगे फार्मूला है जिसके थ्रू हम देखते हुए स्पीड अप एक एम्डल्स लॉ है, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि वो कैसे स्पीड अप को कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक्स है कि जिसमें हम लोग
सीरियल एग्जीक्यूशन और पैरेलल एग्जीक्यूशन का स्पीड अप कैलकुलेट कर रहे हैं कि स्पीड अप हमें पैरेलल के अंदर कितना अचीव हुआ है। कोशिश क्या होगी हमारी कि पैरेलल के अंदर कम से कम टाइम लगे ताकि स्पीड अप जो है हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। देन पैरेलल एग्जीक्यूशन का ओवरहेड जो होता है वो हमारे पास डिपेंड करता है सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। सिंक्रोनाइजेशन टाइम प्लस डाटा कम्युनिकेशन टाइम प्लस जो सॉफ्टवेयर ने अगर कोई ओवरहेड इम्पोज किया तो इनको हम लोग तीनों को ऐड करके तो पैरेलल एग्जीक्यूशन का टाइम को निकालते हैं। प्लस इसमें कंप्यूटेशनल टाइम भी आ जाता है। देन हमारे पास कुछ सिनेरियोज होते हैं कि एक सपोज प्रॉब्लम आई आपके पास, उस प्रॉब्लम को अगर आप डिवाइड कर सकते हैं सब पार्ट्स के अंदर, या ऐसी बात करें वहाँ पे इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग मैसिवली पैरेलल कह सकते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम लोग फर्दर डिवाइड कर लिया जाए तो वो आसानी से पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट हो सकती है और उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू सीरियल एग्जीक्यूशन। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो मैसिवली पैरेलल प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आए जहाँ पे इंडिपेंडेंट टास्क साइमल्टेनियसली तौर पे एग्जीक्यूट ना हो सकें या कोऑर्डिनेशन अमंडर टास्क ना हो सके, तो वो हमारे पास फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती प्रॉब्लम। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होगी वो हमारे पास पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होती, तो उसको हम लोग एम्बेरसिंगली पैरेलल कहते हैं कि वो इतनी अच्छी अचीव नहीं हो सकती। फिर हमारे पास एक और चीज़ आती है, इसको हम लोग कहते हैं स्केलेबिलिटी की। स्केलेबिलिटी में ये होता है कि आपके पास एक ऐसा पैरेलल सिस्टम या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेस कि जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो अपने आप को अपडेट, मतलब उसके अंदर कोई अपडेट हार्डवेयर के अंदर अपडेट लेकर आएँ या सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट लेकर आएँ तो उसको वो अडॉप्ट कर सके। अगर इस तरह का कोई सिस्टम है वो स्केलेबल सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं स्केलेबिलिटी के अंदर, आपके पास हार्डवेयर फैक्टर्स एग्जीक्यूट करते हैं। यूजुअली जो हार्डवेयर का फैक्टर है वो डिपेंड करता है आपके सीपीयू की बैंडविड्थ के ऊपर और नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो कि यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के केस के अंदर कंसिडर होती है। जबकि जो सीपीयू की बैंडविड्थ होती है जिसको हम लोग यूजुअली मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज़ के अंदर, वो पर्टिकुलरली मैटर करती है आपके स्केलेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरा, उसके अलावा स्केलेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी थी। सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि ऐसी एप्लीकेशन है जो कि पैरेलल ओवरहेड उसका कम से कम है, तो वो हाईली स्केलेबल होगा। और उसके लिए फिर हम लोग पैरेलल के एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट भी हो सके और उसमें अगर कोई मज़ीद चेंजेस लेके आना चाहें तो भी हम चेंज लेके आ सकें। अच्छा, तो ये कुछ था आज के लेक्चर के हवाले से। अब आपके कोई सवालात वगैरह हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो भी।